अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ही खबर गर्दिश करती रही और वो बैरिस्टर गौहर साहब की इमरान खान से मुलाकात नहीं थी, बल्कि अलीमा खान साहिबा की पर्सनल चैट थी उनके सोशल मीडिया एडवाइज़र या जो भी कह लें फोकल पर्सन उनसे। और उस चैट से बज़ाहिर अभी तक ये तो साबित नहीं हो सका कि वो असल है या उसमें भी कोई और अफसाना मौजूद है हकीकत के बजाय। लेकिन उस मैसेजेस के अगर देखा जाए तनाजुर में तो बड़े वाज़ेह तौर पर यह अंदाज़ा होता है कि अलीमा खान साहिबा भी बहती गंगा में हाथ धोने वालों में शामिल नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पर यह कि वो पार्टी में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए भी अपना हिस्सा डालना चाहती हैं। जिस तरीके से उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से गुफ्तगू की है, पार्टी के दीगर लोगों को तनकीद का निशाना बनाया है, अगर तो ये चैट दुरुस्त साबित होती है तो फिर ये अज़ाइम कोई नेक साबित नहीं होते, ना तो पार्टी के लिए और ना ही इमरान खान साहब जो कि उनके भाई हैं उनके लिए। लेकिन इस पर अलीमा खान साहबा की तरफ से अभी तक खामोशी नज़र आती है, इसलिए इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं किया जा सकता। ना तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है और ना ही उन्होंने इसकी तरदीद की है। अब देखना होगा कि आया इस चैट में भी कितनी हकीकत मौजूद है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात का हाल ये है कि जो मुज़ाकराती टीम है उसको अभी तक खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। अलबत्ता ये ज़रूर इशारा बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से उनसे मुलाकात के बाद दिया गया है कि खान साहब ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि उनसे मुलाकात करवाई जाए या नहीं, लेकिन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम कश्तियाँ जलाकर अब ये चाहती है कि मुज़ाकरात को एक तरीके से हतमी अंजाम की तरफ लेके जाया जाए। यानी या तो हुकूमत से बातचीत की जाए या फिर तमाम के तमाम बातचीत के रास्ते बंद करके जो एक मुज़ाहिमत की सियासत है उसके अंदर दाखिल हो जाए। तो यकीनन इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानना बड़ा ज़रूरी होगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक इस बारे में ज़्यादा तबसरा नहीं किया जा रहा, बल्कि उस चैट को जो कि आज लीक हुई है उसको ये जवाज़ बनाया जा रहा है कि वो सियासी तौर पर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जेल में रहने को इस्तेमाल करना चाहती है और उसमें उनके करीबी लोग भी शामिल हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से क्या राय रखती है और अगर तो मुज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं हो पाती है तो उसके बावजूद भी क्या एजेंडा है जिसके साथ खान साहब के लोग अब हुकूमत के साथ तीसरी नशिस्त के लिए बैठने के लिए तैयार नजर आते हैं। इसी पूरी सिचुएशन पर बात करेंगे। बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब मेरे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद है। सर, कुछ सियासी चीज़ें तो मैं आपसे ज़रूर जानूंगी, लेकिन आज पूरा दिन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये मसला गर्दिश करता रहा कि अलीमा खान साहिबा की कोई अनऑफिशियल चैट थी जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया एडवाइज़र को की थी, और अगर तो वो दुरुस्त है, क्योंकि मैं इसमें एक मार्जिन रखूंगी कि वो गलत भी हो सकती है। अब उसमें जो चीज़ें निकली हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, वो एक तो निजी इंस्ट्रक्शंस भी हैं, लेकिन उस गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि वो भी पार्टी में अपना होल्ड रखना चाहती हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक ऑफिशियल टेक नहीं आ सका है पीटीआई का। हाँ जी, नेचुरली मैं खुद आज डियाला था, मैं खुद ऐसे कहूँ कि मैंने उनसे जब बात की हो, ये फॉलो खबर ही अप किया आफ्टरनून के नहीं। बाद हाँ आई जी, है आई वैसे। है, हाँ। तो इसलिए बेहतर तो यही होगा कि उनसे पूछा जाए इन द फर्स्ट प्लेस कि आया जो ट्वीट्स के स्पेसिफिक पोर्शन दिखाए जा रहे हैं क्या उन्हीं के हैं। और फिर बात होता है कि एक जनरल किसी से चैट हो रही होती है, चैट में से आप एक स्पेसिफिक पोर्शन उठा ले तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। जिस तरह से मतलब जेल के हालात के मुताबिक कुछ ट्वीट उठा के नहीं, उसको ये व्हाट्सएप चैट है, ये वो नहीं, व्हाट्सएप वही थी उसको व्हाट्सएप चैट को जी। हाईलाइट कर दें कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी चीज़ें बातें हो जाती हैं ना, कि अगले ने सवाल क्या किया, जवाब बंदा क्या दे रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, लेकिन इस हवाले से एक और चीज़ कि आपको लगता है कि अगर हम एक मिनट के लिए मान लें कि ये सही है, तो इस तरह तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते होंगे कि पार्टी पर उनका होल्ड हो। मतलब खान साहब ऑब्वियसली जेल में हैं, तो इवन पीटीआई में भी इसी हवाले से रेजिस्टेंस काफ़ी रहा है। तो आपको क्या लगता है कि फिर इस चीज़ को टैकल कैसे करना चाहिए पार्टी को? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पीटीआई पे जो है ना कोई भी होल्ड बराह रास्त नहीं बना सकता। अगर किसी ने भी बनाना है तो इमरान खान के रास्ते से बनेगा, क्योंकि पीटीआई का महवर सेंट्रल फिगर इमरान खान है। इमरान खान अगर किसी के साथ खड़े हैं तो वो बंदा पार्टी में पॉपुलर भी है, उसका पार्टी में कंट्रोल भी होगा। अगर किसी को इमरान खान ने जो है ना कंधों से या नज़रों से उतार दी है तो उसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। तो सारी पॉलिटिक्स घूम उधर ही रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब से थोड़ा सा मैं मुज़ाकरात की तरफ आती हूँ। ये फरमाइएगा कि मुज़ाकराती टीम के हवाले से जो मसला दरपेश था, कल तक ऐसी सूरत हाल लग रही थी कि जैसे एक डेडलॉक की सी कैफियत है, उस तरफ से भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीटीआई की तरफ से की गई। आपके ख्याल में अभी इस वक्त बज़ाहिर क्या रुकावट नज़र आती है? मैंडेट भी पता है, शराइत भी सबको पता है, लेकिन दोनों तरफ से अभी जो खामोशी है उसका क्या आपके ख्याल में एक बड़ा फैक्टर क्या दरपेश है? देखिए, आज खान साहब ने क्लैरिटी के साथ, बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, उन्हें कह दिया कि जो हमारी प्रिंसिपल दो शराइत हैं वो आप चाहे बेशक लिख के भी दे दें, तो अब बेसिकली असीरान की रिहाई और जो 9 मई पे और 26 नवंबर पे कमीशन है वो इन राइटिंग दे दिया जाएगा। और इसी बारे में आज बैरिस्टर गौहर मेरे ख्याल से रब्ता कर लेंगे हम हुकूमती कमेटी से कि इसका इजलास बुलाएं और इजलास में इन राइटिंग दे दी जाएगी।
ये 2 शराइत जो हैं दे दी जाए। अच्छा, यानी कि बेसिकली हुकूमत जो जिस बात को जवाज़ बना रही है वो जवाज़ ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, एक पॉजिटिव चीज़ जो खान साहब ने आज की है कि ये कि अगर उनसे मुलाकात नहीं भी होती है तो भी मुज़ाकरात को आगे प्रोसीड किया जाए। इसका क्या मतलब समझा जाए कि फिर उन्होंने मतलब एम्पावर कर दिया है मुज़ाकराती कमेटी को कि वो डिसीजंस ले सकें, अगर खान साहब से ना भी मिलें तो डिसीजन पावर होगी उनके पास? नहीं, ये तो जो बेसिकली उन्होंने इतनी इन्हें लैटिट्यूड दे दिया है कि आप इन राइटिंग अगले इजलास में प्रेजेंट कर दें, और उस इजलास में पीटीआई की जितनी कमेटी है उसका मुतालबा यही होगा कि हमारे ये डिमांड्स आ गई हैं, आप इनको देखें, इन पे आप क्या कर सकते हैं, और इस दौरान हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तो मुलाकात तो 100% होगी, क्योंकि देखें जो भी फैसला होना है हतमी फैसला इमरान खान ने ही लेना है और उसी की बात की क्रेडिबिलिटी होगी। अच्छा, ये सर जो 2 मुतालबात हैं इससे पहले ही हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों को रिलीज़ किया गया, आपसे पहले भी शायद हमने एक शो में इस बारे में कमेंट लिया था कि ये अब गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को छोड़ना तो कुछ को ज़मानत पे छोड़ रहे हैं, कुछ को फ़ौज की तरफ से सज़ाएं उनकी माफ़ हो रही हैं, तो जो पीटीआई डिमांड कर रही है उसके ऊपर काम तो शुरू कर दिया गया एक तरह से। क्या इसको पीटीआई ऐसे लेती है, इस परसेप्शन को? देखें, ये एक तो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें, ज़मानत पे कोई बंदे आ रहे हैं वो थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट आ रहे हैं, और जो मिलिट्री सज़ाओं वाला मामला है वो चैप्टर ही बिल्कुल अलग है। देखें, मिलिट्री सज़ाओं पे, मिलिट्री बल्कि कोर्ट्स के ट्रायल पे पीटीआई की एक वाज़ेह पोजीशन है कि सिविलियन का आप मिलिट्री ट्रायल कर ही नहीं सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला 4-1 की अक्सरियत से ऑलरेडी मौजूद है, जिसने कहा है कि हमारे आइन में गुंजाइश नहीं है कि आप सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल करें। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175 भी उठा लें तो वो भी यही कहता है। देखिए, आपके अगर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो क्यों फ़ैसले कर रही हैं? वो इसलिए फ़ैसले कर रही हैं क्योंकि ये आइन ने पाकिस्तान उन्हें बाख्तियार करता है, वो उन्हें ताकत देता है कि वो फ़ैसले कर सकें। और उसी तरह उसी के नीचे जो कवानीन बनते हैं उनके तहत आप देखें, आपकी एंटी टेररिज्म की अदालतें हैं, दूसरी अदालतें, इस तरह का कोई इख्तियार हमारे आईन पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट के अंडर मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं दिया कि वो सिविलियन का ट्रायल करें। तो इसलिए वो तो हो ही नहीं सकता, वो जुरिस्डिक्शन ही इलीगल है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वक्ती तौर पे इजाज़त दे दी, अब रिव्यू, अब अपील उसकी सुनवाई दे रही है और उसमें आप कमेंट्स जजेस के सुन लें, वो वाज़े दिखा रहे हैं कि जो पुराने प्रेसिडेंट थे FB अली वाले, ये वो उन पे वो क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अच्छा, आपने भी हवाला भी दिया जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है इस केस की, तो एक तो ये कि इसके ऊपर जितनी डिबेट भी हो, जो लोगों को ऑलरेडी सज़ाएं हो चुकी हैं, आपके ख्याल में अगर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से इस केस में ये आता है कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकते, तो आपको क्या लगता है कि वो तमाम सज़ाएं ऑब्सोलीट हो जाएंगी, या जिनको हो चुकी हैं उन सज़ाओं के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकेगा? दूसरा ये कि वो जो केस चल रहा है उसमें जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पैनल जो बना है उसमें जजेस का, उनका माइंडसेट किस तरफ जाता हुआ? एज अ लॉयर आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर तो जिस तरह से जो हमारी ऑलरेडी जूरिस्प्रूडेंस है और जिस तरह का हम सोसाइटी में एक रह रहे हैं, दुनिया के अंदर रह रहे हैं ना, आपने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी साइन की है, जो कहती है कि तमाम ट्रायल ओपन ट्रायल होने चाहिए, ओपन और फेयर ट्रायल होने चाहिए। बंद दरवाजे वाला कोई ट्रायल का तस्वुर ही नहीं है। और फिर ये ऐसा कौन सा फैसला है कि जो आज तक बाहर ही नहीं आया? हमें ISPR की प्रेस जरिए तो पता चल जाता है कि एक बंदे को 10 साल सज़ा हुई है, पर वो कागज़ किधर है, कौन सी सज़ा और वो पूरा डिसीजन वो, मतलब वो चीज़ें नहीं है। तो ये बहुत बड़े सुकम है। तो इन चीज़ों को जो है ना, ये सारी गौरतलब हैं बातें, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला यही आएगा जो ऑलरेडी जो वाइब्स आ रही हैं। आपको रिमार्क से क्या लग रहा है जजेस के? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि वो अपने पहले वाले फैसले को बरकरार रखेंगे, और जो उसका था कि नहीं हो सकता, और उसका असर ये होगा कि ये तमाम की तमाम सज़ाएं सेटिसाइड हो जाएंगी, और ये तमाम जो अफराद हैं, ये मुल्ज़िमान तसव्वुर होंगे जो 9 मई के ओरिजिनल केसेस चल रहे हैं ATC की अदालतों में। इनका फोरम ATC अदालतें हैं, इनका फोरम आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है के तहत मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है। तो अगर यानी ऐसा होता है तो फिर खान साहब का किसी भी केस में मिलिट्री ट्रायल का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा? वो तो तसव्वुर ही नहीं। खान साहब को तो ये इनडायरेक्टली 109 में मुल्जिम बना रहे हैं, तो ये तो बहुत ही फारफेच कहानी खींच रहे हैं। जब डायरेक्ट, जिनको आप डायरेक्ट रोल दे रहे हैं तोड़ फोड़ का, जब उनका नहीं हो सकता तो खान साहब का कैसे हो सकता है? अच्छा, एक और पहलू इसमें ये, क्योंकि अब आपने इसकी बात कर दी है, फैज़ हमीद साहब के हवाले से बताएगा कि अगर वो किसी स्टेज पे, क्योंकि ऑलरेडी उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा है,
अगर वो किसी चीज़ में खान साहब का नाम लेते हैं तो फिर क्या ये ऑप्शन रह जाता है कि खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में किसी और हवाले से ट्रायल हो सकता है? देखिए, फैज़ हमीद हैं आर्मी पर्सनल, एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल का वो कर रहे हैं कोर्ट मार्शल, ठीक है, उन पे आर्मी एक्ट का कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करता है, ठीक है। अब उसको देखना अब उनकी अदालतों का काम है, अंडर आर्मी एक्ट उस चीज़ को देखा जाएगा। मगर देखें, उनकी स्टेटमेंट के ज़रिए खान साहब को इम्प्लिकेट करना, देखें जो स्टेटमेंट है कि अंडर कस्टडी कोई देगा, उस स्टेटमेंट की क्या वैल्यू होगी, वो एक बहुत डिबेटेबल, मतलब वो मैं कह रहा हूँ कि फार फेच है, उस तरफ चीज़ें नहीं जाने वाली इस माहौल में। अच्छा, अब सर ये बताएं कि एक ऑप्शन ये भी पिछले कुछ दिनों से टेलीविज़न चैनल्स पे चल रहा है कि खान साहब को ये ऑफ़र की गई हाउस अरेस्ट होने की, और मोहसिन नकवी साहब ये ऑफ़र लेके गए, उसकी एक सर्टेन टाइमिंग्स भी आ रही है, कुछ जर्नलिस्ट कोट कर रहे हैं 26 नवंबर से पहले हुई, फिर इस स्टेज पे हुई। मतलब आपके ख्याल में, वैसे तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ये ऑफ़र इस किस्म की हुई थी, लेकिन अगर हुकूमत से पूछे तो उन्होंने कहा हमने तो ये ऑफ़र नहीं की थी। अच्छा देखें, उस वक्त डायलॉग में कौन लोग थे, ठीक है, अब एक तरफ से आपने इंटीरियर मिनिस्टर का नाम ले लिया, दूसरी तरफ से बैरिस्टर गौहर वगैरह थे। आज बैरिस्टर गौहर ने इस चीज़ की तरदीद की है ओपनली, और उन्होंने कहा है कि हमारा तो खाली अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा टॉक्स तो बाद में, ऑफ़र तो बाद की बात है, जब हम बैठते मुज़ाकरात कोई चलते, तो मुज़ाकरात जब खुले ही नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने तो सर डिनाई किया, लेकिन अलीमा खान साहिबा गंडापुर साहब का नाम ले रही हैं, और मरवत साहब जो हैं वो किसी और का, मोहसिन नकवी साहब का नाम ले रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन तो पार्टी के अंदर है मौजूद। नहीं, मगर बात ये है ना कि अभी जिस तरह से अली अमीन के नाम से एक चीज़ मंसूब कर दी गई है, तो बेहतर उसका वही जवाब दे सकते हैं कि उन्हें कौन से क्वार्टर ने अप्रोच किया था इस ऑफ़र के साथ, और वो तो डिनाई कर रहे हैं उन्होंने अली अमीन ने ये किसके ज़रिए ऑफ़र आगे भेजी है। उन्होंने तो खैर मना कर दिया, उन्होंने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं थी। इसीलिए उन्होंने तो अलीमा साहिबा पे मलबा डाल दिया। ठीक, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक अहम चीज़ वो ये कि आपके ख्याल में, क्योंकि ये इस वक्त का मेरा ख्याल ये है कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इशूज़ में से एक यही है कि ये डायलॉग किस तरफ जाते हैं। 30 जनवरी की एक सर्टेन डेडलाइन आप लोगों ने रखी है, क्या आपको लगता है कि इसमें अगर कुछ मामलात के ऊपर बातचीत आगे बढ़े, माफ़ कीजिएगा, बातचीत अगर आगे बढ़ती है तो इसको इंगेज फर्दर किया जाएगा, या बल्कि जब तक स्ट्रिक्ट अमल दरामद नहीं होगा आपकी दो डिमांड्स पे, उसकी बजाय कोई ऑप्शन कबूल नहीं है? देखिए, अब तो आज की खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के बाद चीज़ें तो बहुत नैरो डाउन हो गई है ना। अब तो हम डिटेल, पहले जो मेरा ख्याल था, अपना ज़ाती ख्याल, कि शायद हुकूमत इस वजह से कह रही है कि शायद इसमें और भी कोई डिमांड्स आएंगी, तो खान साहब ने तो रिस्ट्रिक्ट कर दी है, इन्हीं दो डिमांड्स है। तो इन दो डिमांड्स में कितना मुश्किल है, हुकूमत सादा जवाब भी दे सकती है कि नहीं जी, रिहाइयाँ अदालत के ज़रिए होंगी और हमने कमीशन नहीं बनाना, और अगर इसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त होनी है तो वो तो डे टू डे जो कार्रवाई चलेगी इजलास की, उससे पता चल जाएगा। अच्छा, एक और अहम चीज़ सर वो ये कि जिस तरीके से परस्यू किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चले इस डायलॉग को लेके आगे चल रही है, लेकिन अगर ये मामला आगे नहीं बढ़ता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? सिविल नाफरमानी की तहरीक का तो एक ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा क्या है आपके पास? देखिए, एहतजाज जमहूरी एक हक है, ठीक है, प्रोटेस्ट को आप इक्वेट, पाकिस्तान मतलब ये वाहिद मुल्क है जहाँ जो है ना प्रोटेस्ट के हक़ को, एहतजाज के हक़ को रियासती दहशतगर्दी से जो है ना तशबीह दे दी जाती है, हालांकि इस तरह नहीं है। देखिए, एहतजाज का हक़ हर वक्त रहता है, और एहतजाज इंसान करता क्यों है एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक तवज्जो तलब करने के लिए। अगर हुकूमत तवज्जो नहीं देगी मुतालबात पे, तो फिर अपोजिशन के पास क्या जवाज़ रह जाएगा? एहतजाज की तरफ जाना, असम्बलीज़ में शोर करना, अपना मौक़िफ़ उठाना, मीडिया टॉक शोज़, ये सारे डिफरेंट तरीके हैं ना जिनके ज़रिए आप अपना मौक़िफ़ को जो है ना सामने रखते हैं, और उसके लिए तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाएगी। नहीं, लेकिन एक तरफ तो आप लोग कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले फिर वही एक डिमांड आप लोगों की तरफ से आई कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनको डायलॉग में शामिल करें, तो वो क्या, कौन है असल स्टेक होल्डर्स, और अगर वो वही हैं तो फिर उनको क्यों शामिल करना है? ये तो पहले भी बात कही जा रही थी। 9 मई का अगर आप पर्सपेक्टिव देखें, 9 मई का इल्ज़ाम किसकी तरफ से आ रहा है? आप DGISPR की 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस साल 2020 में हुई हैं, और सारों की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का महवर रहा है 9 मई के वाक़यात और तहरीक इंसाफ। तो बेसिकली क्या हुकूमत वक्त इस पोजीशन में है कि 9 मई पे कोई भी कमीशन बनाने से पहले वो जो है ना आर्मी के कंसर्न क्वार्टर्स को कंसल्ट नहीं करेगी? देखिए, वो नेचुरली है, उन्होंने उनको नहीं, राणा साहब ने तो कहा है कि वो ऑन बोर्ड है, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तो इस हद तक ठीक है, उन्हें करना भी चाहिए, उन्हें कंसल्ट, और जो भी बेसिकली है कंसर्न्स वो सबके सामने आने चाहिए कि उनके अगर एंड पे कोई कंसर्न है वो सामने रखें, और जो खान साहब के तरफ से एक्सप्लेनेशन है वो भी कमेटी के ज़रिए सामने पहुँच जाएगी। अच्छा सर, लास्टली 190 मिलियन पाउंड केस का जो डिसीजन है वो बार बार डिले हो रहा है, अब आपको लगता है कि 13 जनवरी को आएगा?
देखिए अभी जिस तरह से 3 डेटें तो पड़ गई हैं, तो 3 के बाद चौथी पढ़ना भी कोई मुश्किल है। अच्छा इतना लगता है कि मुश्किल हाँ, नहीं है, हाँ। मतलब फिर भी पढ़ सकती है। मगर बात यह है कि निज़ाम अदल में देखें आप, एक बैलेंस होना चाहिए। जब 3 केसेस में सज़ा करनी थी खान साहब को, तो रात रात तक केसेस चलाए गए, और एक मौके पे तो 342 का बयान भी नहीं रिकॉर्ड किया इमरान खान का, जो मुलजिम के बेसिकली दिफा का प्राइम राइट है उसका, कि उसने अपना डिफेंस सेटअप करना है, वो भी आपने नहीं दिया, आपने फ़ौरन फिल फोर्स सज़ा दे दी थी। तो आज के क्या वजूहत हैं कि जो है ना अदालत फैसला सुनाने से कासिर है? क्या एक्सपेक्टेशन है वैसे आपकी डिसीजन में, सज़ा होगी देखिए खान जिस साहब को? तरह से ट्रायल को चलाया गया, जिस उजलत से, तो सज़ा ही की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि कानूनी तकाजे तो पूरे नहीं हुए। अगर सज़ा मिल भी जाए तो अगली अदालतों में क्या वो स्टैंड करेगी? वो बिल्कुल नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इस केस के हवाले से। एक मुख्तसर वक्फे के बाद कुछ हुकूमत का पर्सपेक्टिव भी जानेंगे कि हुकूमत की तरफ से नीयत तो है मुज़ाकरात करने की, लेकिन ये नीयत बाकी खालिसतन दिल से है या बज़ाहिर ज़ुबानी जमा खर्च की हद तक है। इस पर उनका मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो तैयार नज़र आती है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन हुकूमत की तरफ से बड़ी तारीख खामोशी नज़र आती है। जब से इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया के अकाउंट पर, उसके बाद से बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से कोई लबकुशाई नहीं की गई, क्योंकि उस ट्वीट में उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया था जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, और इस वक्त जो तर्ज़ हुकूमत चल रहा है उसका। अब देखना होगा कि आया क्या हुकूमत की तरफ से इंटेंशनली ये खामोशी इख्तियार की गई है, या फिर वो कुछ वक्त देना चाहते हैं अपने आप को भी और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, क्योंकि मुज़ाकरात के तीसरे दौर के हवाले से अभी तक कोई तारीख सामने नहीं आ सकी है, और जहाँ तक मुज़ाकराती टीम की मुलाकात का भी अहवाल है वो भी अब तक इजाज़त नहीं दी गई है। तो अब देखना होगा कि आया हुकूमत के जहन में क्या चल रहा है PTI से डायलॉग के बारे में। इसी के ऊपर कुछ मज़ीद बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और मुशीर बराए वज़ारत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, पहले तो सियासी मामलात पे गुफ्तगू से पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। आज बानी PTI इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनकी कुछ चैट लीक हुई है और अभी तक उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की है उन्होंने, लेकिन ये फरमाइएगा कि आपकी उस पर राय क्या है कि जिस किस्म की गुफ्तगू और जो इंस्ट्रक्शंस वो पॉलिसीज़ के हवाले से दे रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में और राय दे रही हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी के ऊपर एक और इजारादारी का जो मसला है वो दरपेश हो सकता है फैमिली के हवाले से, क्योंकि मरूसी सियासत के तो वैसे भी खान साहब बड़े ख़िलाफ़ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सना साहिबा। यहाँ पे आपने जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस किया और दिखाया कि जो अलीमा साहिबा की सोशल मीडिया के एक रुकन है उनके साथ जो चैट सामने मंजर आम पे आई है, ज़ाहिरी बात है कि इस पूरी पार्टी में जब बानी PTI जेल में हैं और इस पार्टी के तमाम तर लोगों की कोशिश है किसी न किसी तरह ये उस पार्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लें, खा वो अलीमा साहिबा हों, खा वो बुशरा साहिबा हों, तो एक आपस में जो खलफशारी है या आपस की जो जंग है या टग ऑफ वॉर है कि कौन इस पार्टी का सरबराह होगा या कौन इस पार्टी के अंदर जो एक ऐसी आवाज़ या ऐसी पोजीशन रखना जिस पे तमाम तर लोगों को लीड करे इनके जो कारकुनान हैं। तो यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि ये आपस में ही एक खलफशारी का या लड़ाई का शिकार हैं और यहाँ पे इनको मैं समझता हूँ कि ख़ुद ही आपस में ही इनकी इतनी रिफ्ट्स हैं इस तमाम तर मामले पे कि ये एक गेम ऑफ थ्रोन्स से कम नहीं होगा और ये गेम ऑफ थ्रोन्स हैं जो इस पार्टी के लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स आखिर में कौन जीतेगा। अगर वाक़तन अपने केसेस का मुकाबला करके और अदालतों में अपनी बेगुनाही को प्रूव करके बानी PTI अगर आ जाते हैं तो फिर तो ज़ाहिरी बात है कि इनमें से कोई भी नहीं होगा, लेकिन फ़िलवक़्त तो वो फॉर द टाइम बीइंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, लेकिन आपस में जो ख़ानदान के लोगों का जो एक स्टार प्लस का मंजर कशी हो रही है स्टार प्लस के ड्रामे की, तो कम अज़ कम वो भी अवाम और कौम देख रही है और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अलीमा साहिबा के बड़े डैमिंग जो चीज़ें सामने आई हैं जिस हवाले से अगर आप देखें कि ये पॉट ऑफ गोल्ड है या इवन अदरवाइज़ जो जहर देने के हवाले से बातें की गई हैं, आई मीन ऑफ कोर्स ये एक बड़ा सीरियस मामला है
और ये ना चाहना कि वो जेल से बाहर आएँ और उनके नाम पे सियासत की जाए, उनके नाम पे तमाम तरह सारा मामला किया जाए और उसको कैश किया जाए। तो ये कम से कम थोड़ी सी इस पार्टी के अपने लोगों को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है कि एक सियासी जमात से वाबस्तगी या उसका कोई ओहदा ना होना और सिर्फ वाबस्तगी एक फ़ैमिली का रिलेशन पे होना, जो सियासी जमात या जिस सियासी जमात का लीडर ख़ुद जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ था या इस तरह की सियासत को वो नहीं फ़रोग़ देना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी पार्टी के लोग, उसके अपने ख़ानदान के लोग जो हैं वो इसी तरह की सियासत में यकीन रखते हैं। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है इस पार्टी के तमाम तर लोगों के लिए, इस पार्टी के कारकुनान के लिए, इस पार्टी के लीडर्स के लिए। ये भी फरमाएगा कि आज जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब थे, तो उन्होंने तो उनको भी एक फ्री हैंड दे दिया है कि मुज़ाकराती टीम से अगर मुलाकात नहीं भी होती है तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। फिर जो 2 मुतालबात थे वो भी तहरीरी शक्ल में देने की इजाज़त दे दी गई है। तो अब इसको क्या हुकूमत इस इक़दाम को सराहती है अपोजिशन के? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ खुशाइन बात है और हमारी रिजर्वेशंस तो यही थी कि इन राइटिंग तहरीरी तौर पे जो है ये जब तक नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। और उसकी वजह है क्योंकि हम चाहते हैं कौम और अवाम भी देखे कि ये असल में क्या कह रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, क्योंकि इस बिल्ली को भी थैले से बाहर आना चाहिए और कौम और अवाम के सामने एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ये तमाम तर मुज़ाकराती अमल आगे जाने चाहिए, क्योंकि कौम की और अवाम की भी नज़रें मुज़ाकरात में हैं एंड वी आर डेफिनेटली एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हम अकाउंटेबल हैं और जवाबदेह हैं अवाम को। तो यहाँ पे सबसे जो अहम बात है कि जब पब्लिक बिकॉज़ अवाम की तो बस हो चुकी है इस तमाम तर इंतशार की सियासत से, इस तमाम तर जो एक अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए जिस तरह इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए धमकी दी जाती है, फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए तमाम तर स्टेट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बरूएकार लाते हुए एक सूबे की स्टेट रिसोर्सेज को आप जो है तमाम तर वो रुकावटें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से लगाते हैं, तो ये कम से कम अब आवाम की तो जो है वो बस हो चुकी है। अवाम नहीं चाहते कि किसी किस्म का इंतशार, किसी किस्म की जो तोड़ फोड़, किसी किस्म का उनके जान और माल का नुकसान हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अच्छी खुशाइन बात है कि अब वो तहरीरी तौर पे देने के लिए रज़ामंद हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि तहरीरी तौर पे ये तमाम तर मामला कमेटी के सामने रखा जाए। लेकिन क्योंकि या सादिक साहब अभी जो एज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस तमाम तर मुज़ाकराती अमल को मीडिएट कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि वो भी मुल्क से बाहर हैं और जब वो वापस आ जाएंगे तो अगले हफ्ते ये मुज़ाकराती अमल रिज्यूम हो जाएगा। इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया पे जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, लेकिन आज ये कहा तो गया, लेकिन 2-3 दिन पहले आपने, मैंने और अवाम ने और कौम ने देखा कि जिस तरह उनके अपने एक्स अकाउंट से इदारों के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह की बात की गई या जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, मैं उस पर बहस नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है देखना कि जिस तरह आज इस चीज़ का इदराक हुआ है उनको और वो चाहते हैं कि इस तरह की सोशल मीडिया पे बहस नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, तो अच्छी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको चीज़ समझ आ रही है कि इस इंतशार की सियासत या मज़ाहमत की सियासत में कुछ नहीं रखा। और अगर वाक़तन पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए मुस्बत तरीके से ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन सर वजह क्या है कि आखिर मुज़ाकराती टीम को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि फैसल चौधरी साहब ने ये कहा था कि हुकूमती कमेटी के एक रुकन का ये कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के मामले में वो बेबस हैं, ख़ुद से इजाज़त नहीं दे सकते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जब वो जेल की हदूद में होते हैं या उस हदूदों को यूद में होते हैं तो जेल मैनुअल का और जेल रूल्स का इतलाक़ उन पे होता है और यहाँ पे जेल मैनुअल्स और जेल रूल्स के मुताबिक ही उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि उनको जो है वो कोई जलो पार्क में जो है एक मजमा लगा के दे दिया जाए और फिर कहा जाए जो बातें आपने करनी है करें, ऐसा नहीं हो सकता। मुज़ाकराती टीम की मुलाकात ज़रूर होगी, मैं बिल्कुल ये आपको कह सकता हूँ कि इनकी मुलाकात होगी, पूरी मुज़ाकराती टीम के मेंबरान मिलेंगे, लेकिन जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक। ये नहीं हो सकता कि इनको खुली छूट दे दी जाए, जब इनका दिल चाहे वहाँ से मुलाकात करके आ जाए। एंड इफ़ एनीथिंग बिल्कुल हमें पता है कि फ़ाइनल डिसीजन उधर से ही आना है, लेकिन
जब तमाम तर चीज़ों का मैंडेट कमेटी को दिया है और तमाम तर मामलात पे वो डिस्कशंस कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो करें, कमेटी को इतना तो एम्पावर करें कि कमेटी आज देखें मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब की जो कि इस कमेटी के एक रुकन है, और उन्होंने वाज़े तौर पे पैगाम यही दिया अपनी प्रेसर के थ्रू भी कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप तहरीरी तौर पे दे दें अगर गवर्नमेंट की ये डिमांड है, और बिल्कुल हम चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कल को ये यू टर्न ना लिया जाए और एक क्लैरिटी के साथ चीज़ सामने रखी जाए और पता चले कि यहाँ पे ये चाह कह रहे हैं और मांग कह रहे हैं, ताकि सबके सामने एक ट्रांसपेरेंट मैनर में और एक शफाफ तरीके से जो है तमाम तर चीज़ें कौम और अवाम के सामने भी रखी जाएँ। अखिल साहब ये फरमाइएगा सर कि ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने दो बड़ी पार्टीज़ के जो लीडरान हैं उनको तनकीद का निशाना भी बनाया था, उसके बाद अब बज़ाहिर मुज़ाकरात ला हासिल हो चुके हैं। क्या यही समझा जाए कि मुज़ाकरात इसी वजह से अब तक दोबारा शुरू नहीं हो चुके हैं, या फिर इसकी वजह से हुकूमत कुछ वक्त के लिए मज़ीद खामोशी इख्तियार करना चाहती है? देखिए सना साहिबा, ये कल तक की बात थी और आज मुलाकात के बाद जो बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने प्रेसर में कहा कि खान साहब ने यही कहा कि उन अकाउंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो अच्छी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने अच्छी बात की है कि इदारों के ख़िलाफ़ और इस तरह की इस किस्म की ट्वीट्स जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है कि कल तक की बात तो यही थी कि हम बिल्कुल देख रहे थे कि ये कोई अच्छी खुशाइन बात नहीं है कि इदारों के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, जिस तरह की ट्वीट की गई उनके अपने अकाउंट से, लेकिन आज शायद उस पर उनको नदामत है, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। तो उस नदामत में ज़ाहिरी बात है कि वो कितने दिन तक रहेगी या कितने अरसे तक चलेगी इज़ येट टू बी सीन, उसमें तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बिल्कुल एक मुस्बत पॉजिटिव माइंड के साथ, एक और ओपन माइंड के साथ, एक अच्छे खुले दिल के साथ हम ये मुज़ाकरात में गए हैं पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तानी कौम की खातिर, और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात में मुस्बत जो है वो पेशरफ्त हो। ये भी फरमाइएगा कि किसी मुमकिन डील की भी बार बार बात की जा रही है, कुछ सहाफ़ी इसको कोट भी कर रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब का हवाला दे रहे हैं, कभी गंडापुर साहब का हवाला दे रहे हैं। पीटीआई के कुछ लोगों ने, जिसमें उनकी बहन भी शामिल हैं, कुछ वकील भी शामिल हैं, वो इस बात को इंडोर्स किया है कि ऐसी कोई डील ऑफ़र की गई थी। आपकी इस पर क्या राय है? सना साहिबा, वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अब यहाँ पे ख्वाहिश तो की जा रही है। एक लीडर कहता है कि नथिया गली की ऑफ़र हुई, दूसरा कहता है बनीगाला की ऑफ़र हुई, तीसरा कहता है केपी की ऑफ़र हुई, चौथा आके कह देता है कि ज़मान पार की ऑफ़र हुई। अब ये चारों वो जगह हैं जिन पे शायद ये ख़ुद इनका दिल आ गया, ये चाह रहे हैं कि इनको इन जगहों पर भेज दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अपने जितने भी केसेस हैं उनको इन्होंने फ़ाइट आउट और अपनी इनोसेंस को अदालत में प्रूव करना है, और कायदे कानून के मुताबिक या आइन और कानून के मुताबिक ये तमाम तर केसेस अपने लॉजिकल एंड को पहुँचेंगे। यहाँ पे ये कह देना कि किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो है हुकूमत इनको किसी जगह जो है वो हाउस अरेस्ट के लिए भेज देगी, ना हुकूमत ने कभी ऑफ़र की और ना हुकूमत ये ऑफ़र करेगी, और किसी और जगह से भी ये ऑफ़र नहीं हुई। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ये ऑफ़र्स जो हैं ये अब ख्वाहिश तो की जा रही है इस तरह की ऑफ़र्स की, लेकिन इससे हकीकत में कोई इसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। ये कह देना कि मुझे यहाँ की ऑफ़र हुई या वहाँ की ऑफ़र हुई, ये सरासर जो है मनगढ़ंत या अपने दिल को बहलाने के लिए तो ख्याल अच्छे हैं। ऐसी ना तो ऑफ़र है, ना हुकूमत ने ऐसी को पेशकश की है। सर ये फरमाइएगा कि दोनों तरफ से अभी तक बज़ाहिर वो गर्मजोशी नज़र नहीं आती है। आपको लग रहा है कि इन मुज़ाकरात का मंतकी अंजाम क्या मुस्बत होगा या मनफी होगा? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि जब हम मुज़ाकरात में गए हैं और दूसरी तरफ से भी लचक हुई है मुज़ाकरात की, तो ज़ाहिरी बात है कि इसका अच्छा मुस्बत नतीजा निकलना चाहिए। और ये क्योंकि मुज़ाकरात हम तो पाकिस्तानी कौम और आवाम के लिए कर रहे हैं और पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, बिकॉज़ हम जितना भी मेजर्स ले रहे हैं, वेदर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, वेदर ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट या सोशल फ्रंट के ऊपर, अब हर 2-3 महीने बाद जो है इस्लामाबाद पे चढ़ाई को कोई कह दे और अपने लोगों को स्टेट रिसोर्सेज यूज़ करके ले आए, तो फिर इस्लामाबाद की ज़िंदगी मफलूज कर दे, तो फिर इस तरह भी नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आए, और इसी वजह से हम मुज़ाकरात के इस पूरे अमल में जुड़े हैं, और हम चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ ना कुछ मुस्बत चीज़ ज़रूर निकले। 2 मुतालबात हैं इनकी मुज़ाकरात में। ज़ाहिरी बात है ये फ़ेडरल हुकूमत का प्रेरोगेटिव है किसी भी किस्म का कमीशन बनाना किसी भी चीज़ के ऊपर। तो अगर ये मेंबरान को जो कमेटी के मेंबरान हैं उनको कन्विंस कर लेते हैं कि इन दोनों में 9 पे और 26 नवंबर पे कमीशन बनना चाहिए, तो फिर सो बी इट, वो बन जाए, कोई ऐसी बात नहीं। और वो हुकूमत का काम है बनाना। अब यहाँ पे ये जो असीरान की लिस्ट है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सब ने देखा कि
इतना शोर वावेला डाला गया, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई लिस्ट नाम आई नज़र आई, ना ही कोई नाम सामने आया, ना ही किसी कारकुन का ओहदा सामने आया कि क्या वो यूथ विंग से ताल्लुक़ रखता है, वुमेन विंग से ताल्लुक़ रखती हैं, किसान विंग से ताल्लुक़ रखती हैं, या किसी और उलमा मशाइख विंग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे तो ना ऐसी कोई बात देखी गई और ना कोई डिटेल्स देखी गई, ना देखा गया कि कौन कौन सी जेल में है। कोई डिटेल्स तो होंगी, क्योंकि ये पार्टी तो माहिर है एक्सेल शीट्स रिज़ल्ट्स की छापने में, फॉर्म 45 छापने में, इसी तरह वाइट पेपर छापने में, तो कम से कम आई एम श्योर इनके पास ये डिटेल्स होंगी। तो ये एक मंजर आम पे आनी चाहिए असीरान की लिस्ट, जिसमें इतना जिसको बताया जा रहा है, तो ज़ाहिरी बात है फिर उसकी वेरासिटी को चेक किया जाएगा। तो ये दो मुतालबात फ़िलवक़्त तो जो वर्बल मुतालबात हैं, ये ज़बानी कलामी जो बात है वो सामने आई है। अब इन राइटिंग तहरीरी तौर पे क्या आता है वो आप और मैं और कौम इंशाल्लाह देखेंगे जब तहरीरी तौर पे वो सामने आ जाएगा। आखिर में सर ये फरमाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि उनसे जो बातचीत चल रही थी उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में क्या इत्तेहादियों का खोना भी इस वक्त की हुकूमत के लिए मुश्किल साबित हो सकता है? देखिए, पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है वो हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आलाए हैं और हुकूमत का हिस्सा हैं। ज़ाहिरी बात है कि हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं। हम किसी भी कीमत पे उनको नाराज़ नहीं कर सकते या किसी दीगर और इत्तेहादी को भी नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हुकूमत का हिस्सा हैं। जितनी भी इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, यहाँ पे ये कहना कि पीपल्स पार्टी की अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, मैंने पहले जिस तरह अर्ज़ किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसहाक़ डार साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है और उनको टास्क किया है कि वो तमाम तर रिजर्वेशंस जो हैं उनको दूर करें। और ज़ाहिरी बात है कि इसी हवाले से गाहे बगाए उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं और जो भी रिजर्वेशंस होंगी हम अपने इत्तेहादी को, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, बड़ा इंपॉर्टेंट एलाय है, उसकी तमाम तर रिजर्वेशंस को दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुशीर बराए वज़ारत कानून और इंसाफ। यकीनन हुकूमत की तो कोशिश है कि इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन को भी साथ लेके चला जाए, लेकिन अगर अपोजिशन के कैंप से इस किस्म की खबरें आती रहेंगी जो तनकीदी भी होंगी, तो फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर एक दूसरे का सामना करना बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा कराची, स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़े पुरुमीद नजर आते हैं। कुछ कराची से ही मईशत का असल अहवाल भी जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। माशी तरक्की का आगाज़ हो चुका है और मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने पर तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, जो कि आज कराची में थे और स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब कर रहे थे। बड़ी उम्मीदें उन्होंने दिलाई, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बात की उन्होंने और ये कहा कि जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान आने वाले सालों में यकीनन बहुत तरक्की करेगा और ख़ास तौर पर इसका क्रेडिट वो टीम जो कि काम कर रही है इसको उन्होंने दिया। और वज़ीर ख़जाना साहब ने भी इसी किस्म की हिम्मत बंधाई। लेकिन हकीकत के कितने करीब हैं वो तमाम ख्वाब जो कि वो आज दिखा रहे थे पाकिस्तान के लोगों को भी और कराची के स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद मेहमानान गिरामी को भी, अब इसके ऊपर ज़रूर तबसरा किया जा सकता है किस हद तक पाकिस्तान उस ट्रैक के ऊपर चल रहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए सीनियर माहिर तोला साहब मेरे साथ कराची से ही मौजूद हैं। तोला साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज की गुफ्तगू सुन सके हों, कितना इसमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपका खून बढ़ा, कितनी बातें उन्होंने कही, सुहाने ख्वाब उन्होंने दिखाए, कुछ हकीकत है इन ख्वाबों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सना। सना, देखिए, बात ये है कि ये तो बहुत क्लियर है कि जी इम्प्रूवमेंट तो आई और ये भी आप मानते हैं, हम सब मानते हैं कि इवन अपोजिशन भी ये कहती है कि जी माशी अशारियों में इम्प्रूवमेंट आई। सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये आता है सिर्फ मेरा और आपका कि क्या ये किस वजह से आया? क्या IMF के प्रोग्राम की वजह से आया? एक हद तक मैं कह सकता हूँ हाँ। क्या हमारे अपनी एफर्ट्स की वजह से आया? बिल्कुल हाँ। और एक सबसे बड़ी बात है, हमने अपने आप को कंट्रोल की। देखिए, हमारी मईशत में, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ आपके प्रोग्रामों में, हमारी मईशत में डोमेस्टिक इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम और रीजन बीइंग कि हमारी बायंसी और लोकल परचेजिंग पावर लोगों के पास था, है और रहेगा। हमारा सबसे बड़ा मसला जो था वो करेंसी की पैरिटी का और करंट अकाउंट डेफिसिट।
करंट अकाउंट डेफिसिट के बाद जिस तरीके से हमें कदगने बर्दाश्त करनी पड़ी, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, उसके बाद से जो कदगने लगी और जिस तरीके से अफराद दर में इजाफा हुआ, उसकी वजह से हमारी मईशत जमूहाली का शिकार। अब आते हैं कि इस मईशत को ठहराव किसने, इस मईशत को जो ठहराव दिया है, आपको मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ और ये बड़े दावे के साथ, मैं वसूल के साथ कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी करेंसी स्टेबल होने की वजह से ये मईशत में आई है और ये मईशत में रहेगी जब तक आप इस करेंसी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। आप ये भी समझ लें कि अगर 2-3 दिन पहले अगर आपने देखा और एक अखबार में रिपोर्ट भी हुआ है कि स्टेट बैंक ने मार्केट से एक साल के अंदर 9 अरब डॉलर खरीदे हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं ये स्टेट बैंक का पैसा था, स्टेट बैंक को मिलता। सवाल ये है कि क्या ये 280 रुपए पे ले जाना चाहिए था कि नहीं, या इसमें कमी वाकई हो सकती थी। हम सब ये कहते हैं, इस बात पे मुत्तफिक हैं, बैनुल अक़वामी माहिरीन और हमारे लोकल मेरे जैसे तिफले मकतब ये सब मानते हैं कि ये स्टेट बैंक ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादा पैसे दे के बाई किया है, इनको कम रेट पे मिल सकता था और उस पे आज अगर कम रेट होता तो हमारी अफराद दर में और कमी होती और ज्यादा सहूलतें आती हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को भी, हमारे रेमिटेंसेस को भी, और हमारी मईशत में और ज्यादा ठहराव आ चुका होता। तो मैं ये समझ रहा हूँ, चले हम जो भी हुआ, अब ये मान की बात तो करनी पड़ेगी कि मईशत में ठहराव है। आपको ये भी पता होगा कि उस वक्त भी हमने ये कहा था कि अगर आईएमएफ की कंडीशनों को आपने नहीं किया और 330 रुपए का डॉलर किया और अगर आपने जो टैरिफ बढ़ाने थे वो बढ़ाए तो आपकी मईशत में 20 से 25 इन्फ्लेशन आएगा। क्योंकि 8-10 रुपए पे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि 2% इन्फ्लेशन आता है और अगर आप 50-60 रुपए बढ़ा देते तो 12 से 14% इन्फ्लेशन। फिर अगर आप टैरिफ में इजाफा करते इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, तो 4 से 5% वहां आता, लेनी अगर आप लगाते तो 3 से 4% वहां आता। तो ये सब चीजें थी। अब देखें, हमें जब भी आपने करेंसी में ठहराव किया तो इसकी वजह से ये सब मामला रुक गए। दूसरी खुशखबरी ये है हमारी कि इस वक्त कमोडिटी की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ठहराव है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है, इस वजह से भी हमें काफी सहूलत है। अच्छा, लेकिन तोला साहब सर, अभी आप ही की गुफ्तगू से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, वो ये कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ के बारे में तो सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ थी वो कोई बहुत ज़्यादा हमने देखी नहीं कि बहुत उसके नताइज अच्छे मिले हों। लेकिन इस मरतबा जो वज़ीर ख़जाना साहब आए हैं, आपके ख्याल में ये इंडिपेंडेंटली पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें? क्योंकि कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म साहब ने एक जगह तकरीब में ये कहा था कि जब तक हम बिजली के निर्ख कम नहीं करेंगे, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को, टेक्सटाइल को और दीगर जो महंगाई के मसाइल हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये एनालिसिस उनका दुरुस्त है? और क्या बिजली के निर्ख कम करने का मार्जिन हमारे पास मौजूद है आईएमएफ की शराइत के सामने रखते हुए? देखिए, शराइत के हिसाब से तो नहीं, और उन्होंने खुद कल कह दिया कि जी के आईएमएफ के पास हमें जाना। वजीर आजम टीम के कप्तान होते हैं, उनके साथ नायब वजीर आजम है मोहम्मद साद डार साहब, उनकी मईशत में एक बहुत बड़ी क्लिप। और नवाज शरीफ की अगर पॉलिसियों की अगर कोई तारीफ करता है तो उसमें अगर बहुत पूरा हिस्सा ना सही तो आधे से ज्यादा हिस्सा साद डार साहब की पॉलिसियों का जरूर होता है। औरंगजेब साहब अभी नए हैं और उनको अभी रखा है, मगर उनकी एक बात तो उनका एक एक्सपीरियंस है बैंकिंग से रिलेटेड, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनका एक काम है। तो ऑब्वियसली जब अच्छे दिमाग काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली में बेहतरी की तरफ मुल्क को गामजन किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ एक जो एक टीम बनी हुई है उनको अभी मजीद मेरा ख्याल है और ठहराव की जरूरत है और आईएमएफ के प्रोग्राम के रहते हुए इनके लिए मसाइल ज्यादा होंगे। मैं तो अगर होता तो मैं समझता हूँ आईएमएफ का प्रोग्राम में नहीं लेता और आज ये कदम नहीं होती और आज मैं अपनी ग्रोथ को, डोमेस्टिक ग्रोथ को भी 4% के ऊपर लेके जाता और करेंसी को भी मैं 230-235 से ज्यादा नहीं रहने देता। आपकी इन्फ्लेशन जीरो नहीं होती और डिफ्लेशन होती है अभी, और इस किस्म की चीजें अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में आप ना रहते तो आपके साथ ज्यादा बेहतर हो सकता। औरंगजेब साहब का ये क्रेडिट जरूर है कि वो बड़े ठहराव से इन्होंने मुकाबला किया, और फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा काम जो होता है वो नो कहना होता है, और अगर वो सही मानों में नो कह दे लोगों को और कहना सीख जाए तो उसकी सक्सेस बहुत ज्यादा हद तक मुमकिन।
अच्छा सर, ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम अभी कुछ वक्त पहले लॉन्च हुआ, बड़ी इसकी पजीराई हो रही है हुकूमत की तरफ से। आपके ख्याल में इससे पहले एक विजन 2025 भी लेके आए थे एहसन इकबाल साहब, और अब इस प्रोग्राम के पीछे भी यही है, लेकिन अब कुछ लोगों की ये राय है कि ये 2 साल पुराना प्रोग्राम है और इसी को नए तरीके से लॉन्च करने की कोशिश की गई है। आपके ख्याल में इस प्रोग्राम से कुछ फ़वाइद हासिल कर सकेंगे? क्योंकि कुछ माहिरीन का कहना है कि इसके अंदर हिकमत अमली नहीं है कि आप अचीव कैसे करेंगे। टारगेट्स लिख दिए गए हैं, लेकिन उन टारगेट्स तक पहुंचा कैसे जाएगा ये नहीं बताया गया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ जैसे मैं इस प्रोग्राम के, क्योंकि बोर्ड का मैं भी मेंबर हूँ, जिस बोर्ड ने प्रोग्राम तरतीब किया था और हमारे पास भी रिव्यू होने के लिए आया था। हर जब भी आप प्लान बनाते हैं उसमें हमेशा अच्छी चीजें ही होती हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए। विजन 2025 जो एहसन इकबाल का था वो चलने नहीं दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत में बना था, उस वक्त भी कहीं ना कहीं से छोटा मोटा रोल हमारा होता था, बट वो चलने नहीं दिया गया। और जब आप प्लान बनाते हैं, अगर आप प्लान के हिसाब से उस प्लान को नहीं चलने देंगे तो जाहिर बात है वो बाउंड टू फेल। हर प्रोग्राम में कोई ये परफेक्ट प्रोग्राम कोई भी नहीं होते, चाहे आप कितने ही प्रोग्राम दुनिया के उठा के देख ले, नहीं होते। अगर कहीं कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती किसी को, तो उसकी पॉजिटिव वे में हमें डायरेक्शन दे कि हाँ ये बताएं, इसको इस तरीके से अचीव करें, या यहाँ पर आपकी लैकिंग है। जाहिर बात है उसको देखा जा सकता है और उसको सही मानों में इम्प्रूव किया जा सकता है, बट एक डॉक्यूमेंट होना आपके लिए वे फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी बना के, ये एक अच्छी नवीद है हमारे लिए। और नवीद होना इसलिए एक जरूरी है हमारे लिए, ये चीज जरूरी होती है कि हम एक फोकस वे में काम कर सके और हम अपने आप को कंपेयर कर सके। क्या हमने जो प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम से हम बिल्कुल उसके हिसाब से जा रहे हैं, या कहीं लैकिंग है? अगर कहीं लैकिंग है तो व्हाट आर द गैप्स, तो स्टॉप गैप मेजर हम ले सकते हैं और गैप्स को एनालाइज करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक, मुझे सर लास्टली ये फरमा दीजिएगा कि आपके ख्याल में ये जो अभी इस वक्त माशी इशारे जिस सिमत में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगले बजट से पहले जो टारगेट्स रखे हैं औरंगजेब साहब ने, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कुछ अरसा महंगाई का झटका लगेगा, ये माहौल एकदम ख़त्म नहीं होगा महंगाई का, और आपने खुद भी गिनवा दिया कि इंटरनेशनल मार्केट से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2025 में ये कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा? क्योंकि स्टेट बैंक के गवर्नर का ये कहना है कि ये साल सिंगल डिजिट में ही रहेगी महंगाई, या कह लें कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये आपने जो खुद कही ना कि इंटरनेशनल सिनेरियो में एक बड़ी तब्दीली आएगी फ्यूचर में, और जहां तक हम सुन रहे हैं कि टैरिफ्स लग जाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज की ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, ब्रिक्स की आमद है, चाइना ने, मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, $283 बिलियन के स्वाप किए हैं कि वो जितनी भी ट्रेड करेंगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो अपनी करेंसी में करेंगे और करेंसी में उनको मेरे ख्याल में लोनिंग भी करेंगे। पेट्रो डॉलर मुआहदा खत्म होने वाला है। डॉलराइजेशन में जो 59% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व्स हैं उसमें कितनी कमी आती है, ये सारी चीजें हैं, ये फैक्टर इन होंगी। हम इन आइसोलेशन में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दे सकते। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि हमारे पास हमारी अपनी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमारी फूड सिक्योरिटी होगी तो हमारे आधे मामला ठीक होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस को देखना पड़ेगा कि दुनिया में अब कितना इन्फ्लेशन या रिसेशन आता है। अगर उन मुल्कों में इन्फ्लेशन और रिसेशन आता है और अगर वहां से अगर बचत नहीं होती है, वहां की लोकल सेविंग नहीं होती है, तो हमारे यहाँ रेमिटेंसेस में इम्पैक्ट आएगा। अगर वहां के लोगों की परचेजिंग पावर नहीं होती है या टैरिफ लग जाते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट पे फर्क आएगा। इस तरीके से अगर वहां पर टैरिफ लग जाते हैं और दूसरी कंट्रीज पे नहीं लगते तो हमारे पास चीजें महंगी हो जाएंगी, तो वर्ल्ड एक सिनेरियो चेंज होगा। अब उसमें सक्सेसफुल वही होगा कि जो एक कंटेनमेंट के साथ चलेगा। मुझे एक इस चीज का बड़ा एक खुशी हुई थी कि जब हम अपने इंपोर्ट्स को कंटेन करके लग्जरियस गुड को दूर रख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ उस चीज को अगर हमने एक्सपेंड नहीं किया और आज भी अगर हम अपने इंपोर्ट को क्लिप करके रखें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ ध्यान दें इन एडिशन टू एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग आईटी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए इतना मसला नहीं होगा जितना दुनिया में होगा। आप देखें चाइनीज करेंसी डिवैल्यू हो रही है, इंडियन करेंसी बहुत बड़े वैल्यू में डिवैल्यू हो रही है, बांग्लादेश की करेंसी डिवैल्यू हो रही है, हमारा इन्फ्लेशन इस वक्त रीजन में सबसे लोएस्ट है। तो आप ये सोचें एक साल पहले हम कहाँ थे और ये कहाँ थे। अब एक साल के बाद हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हमारा इन्फ्लेशन अब कम होगा,
मार्च से वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिकॉज के लास्ट मार्च से आपकी इन्फ्लेशन की कमी आ रही थी, आप देख रहे हो कि 28% से 14% आ रहा था, फिर 25% से 13% आ रहा था। तो अब वो 14% को मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। हो सकता है हम 5% ना रहे, जैसे 4.1% आए, हम 6-7% ऊपर चले जाए। तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गेम है। ये पिछले मार्च से 7% बढ़ेगा, ना कि कोई ओवरऑल बढ़ेगा। ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब ने बड़े ही सिल अंदाज में जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है और ख़ास तौर पर 2025 में क्या पूरा सिचुएशन इकनॉमिकली हो सकती है और कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव मईशत को आ सकता है, बड़ी हद तक उन्होंने इसकी वजाहत की है। यकीनन ये साल इस हवाले से भी बड़ा अहम है कि जो स्टेबिलिटी के तनाजुर में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं गुज़िश्ता साल, उनके नताइज आहिस्ता आहिस्ता इसी साल में आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत सी चीज़ों को उनके नताइज को मद्देनजर रखते हुए कंटिन्यू किया जा सकता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।